हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं यशपाल जी का लिखा हुआ लखनवी अंदाज क्लास 10 से। सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में यशपाल जी का जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण हुई और इसके बाद वे लाहौर नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहाँ इनकी भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी रूप में भाग लिया और जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई। इस पाठ में यशपाल जी कह रहे हैं कि यूँ तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज यह व्यंग साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसको पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते रहे हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, जिसका राजसीपन जो सामंती मतलब जो लोगों पर अत्याचार करने वाला पहले का राजा महाराजाओं का परिवार था, वह ऐसा परिवार जो आज अपने उस राजशाही को खो चुका है, लेकिन फिर भी बनावटीपन करने का प्रयास कर रहा है, दिखाना चाह रहा है कि आज भी हम राजा की तरह ही हैं। कहना न होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति पर मतलब कटाक्ष कर रहे हैं कि परजीवी मतलब दूसरे के भरोसे जीने वाली संस्कृति को देखा जा सकता है। इस तरह से यशपाल जी लिख रहे हैं, मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। अब एकदम से जो पैसेंजर ट्रेन है वो चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। कह रहे हैं कि सेकंड क्लास में जाने का मूल्य जो है किराया अधिक लगता है। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया लेखक ने। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जड़ा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक कह रहा है कि मैंने अनुमान लगाया कि यह डिब्बा निर्जन होगा, इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन वह उसके उल्टा था, प्रतिकूल था, विपरीत था कि एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति नवाबों की तरह, जो शायद नवाब ही रहे हों, सफ़ेद पोश मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए बड़े सुविधा से पालथी मार के एक सीट पर बैठे हुए थे। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से मतलब अचानक उसमें पहुंच जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही लेखक उसमें कूदा, उस नवाब के आंखों में जो एकांतपन था कि चलो हम ही अकेले, हमें कोई देख नहीं रहा है, उसमें उनको थोड़ी विघ्न पड़ा और वह उनकी आंखों से दिखाई दे रहा था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि हो सकता है यह भी कुछ लिखने के लिए ही सोच रहे हों, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। कह रहे हैं कि या फिर यह इस संकोच में पड़ गए हैं कि खीरे जिसको कोई बहुत महत्व नहीं देता है, तो इस तुच्छ वस्तु के साथ शौक रखने वाला जान करके कि उनका ये शौक है और उन्हें कोई देख लिया, हालांकि यह बहुत छोटी चीज़ है और इसका शौक रखने की तुच्छता में वे अपने आप को बहुत ही
संकोच में पड़ा हुआ महसूस कर रहे थे कि हमें तो किसी ने खीरे खाने के उपाय में देख लिया। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, संगति के लिए, सॉरी, नवाब साहब ने संगति के लिए, संगत मतलब साथ के लिए, जैसे भाई पूरे डिब्बे में एक ही दो लोग हों तो जाहिर सी बात है कि वो आपस में पहचान करने के लिए बातचीत करना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, मतलब लेखक भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। करें कि मैं खाली निटल्लों की तरह बैठे रहने से अच्छा था कि कल्पना करना मेरी आदत थी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। करें मैंने अनुमान किया, एक कल्पना की नवाब साहब के बारे में कि शायद हमारे आने से उनको क्या असुविधा हुई होगी, कौन सा संकोच उनके मन में हुआ होगा। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। लेखक कह रहा है कि शायद नवाब साहब ये सोच रहे होंगे कि अकेले यात्रा करेंगे और दूसरे हमें या जो है किफ़ायती रेट पर दर पर टिकट भी मिल जाएगा। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मध्यले दर्जे में सफ़र करता देखे और अब उन्हीं के शहर का कोई उनके डिब्बे में आके बैठ गया और उनके साथ बैठ कर के सफ़र करे, यह उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे कि हम अकेले रहेंगे और हमारा साथ देने के लिए खीरे रहेंगे, काटेंगे, खाएंगे, तब तक कुछ सफ़र कट जाएगा। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? लेखक कह रहा है कि मैं भी उन्हीं के लिबास में था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। अब किसी सम्मानित व्यक्ति के सामने वे खीरे कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कह रहे मैंने तिरछी नज़रों से नवाब साहब को देखा। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, सोचते रहे कि शायद ऐसा क्यों हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इस बर्थ पर आ गया। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। करें नमस्ते, निवेदन है जनाब खीरे का शौक़ फरमाएं। जनाब, श्रीमान, आप खीरे खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं। लेखक कह रहा है कि मुझे नवाब साहब का इस तरह से भाव परिवर्तन कुछ अच्छा नहीं लगा। भांप लिया मैंने कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। कह रहे हैं कि लेखक अपने आत्मसम्मान की बातें कर रहा है कि शायद ये जो मामूली लोग खीरे खाने होने का काम करते हैं, वह आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए कि हम शरीफ लोग हैं, जो भी खाते हैं दूसरे को खिला करके खाते हैं, बांट करके खाते हैं, ऐसा दिखाने के लिए हमें भी उस मामूली लोगों जो खीरे खाने वाले हैं उसमें हमें लपेटना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए। करें कि मैंने जवाब दिया कि धन्यवाद, कोई बात नहीं है, आप जो है अपना शौक़ फरमाएं, आप खाइए। इस तरह से नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यहाँ गोद कर मतलब रगड़ने से है। तो इस तरह से नवाब साहब ने खीरे को खाने की तैयारी की। तो आपको जवाब देना है कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को क्यों अच्छा नहीं लगा।
नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा क्यों नहीं लगा।